चलिए, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे थर्ड नंबर की यूनिट कहलाती है आपकी 3.1 मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था या मध्य प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था। इस पर हम बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत कई सेक्शंस आते हैं, कई टॉपिक्स आते हैं आपके, उनको एक एक करके यहाँ चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राज्य की राजव्यवस्था है। राज्य की जो कार्यपालिका का सबसे पहला प्रधान होता है उसको कहा जाता है राज्यपाल अर्थात गवर्नर, उन पर हम बात करेंगे। दूसरा है मंत्रिमंडल, फिर है विधानसभा, फिर है राज्य में नगरीय निकाय, पंचायती राज तथा इनसे संबंधित जो भी विषय हैं, इन सभी पर एक एक करके हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल महोदय पर। एक अपने आप में संवैधानिक पद है, अर्थात संविधान में दिया है। कहाँ दिया है? संविधान में दिया है। संविधान में कहाँ दिया हुआ है? तो भाग 6 राज्य की कार्यपालिका जहां दिया। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार के बारे में दिया है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का जहां प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो वहीं राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होने वाले? राज्यपाल महोदय होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आप पढ़ने वाले हैं। एमपी के कौन है? मंगू भाई जी हैं। तो इन बातों को अपन ध्यान रखेंगे। तो एमपी के संदर्भ में भी अपन चीजों को देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग क्रमांक 6 में राज्य की कार्यपालिका दी हुई है। उसमें सबसे पहले जो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है उसको कहा जाता है राज्यपाल महोदय। उसके पश्चात तो बाकी बातें आने वाली हैं। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, यानी कि भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक में उनके बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। इनमें से कभी कभी आर्टिकल्स वगैरह को लेकर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ी सा अपन उस वे में भी चीजों को तैयार रखने का प्रयास करेंगे। द नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है 1956 में। उसके पश्चात तो हमारे यहाँ पर राज्यपाल की व्यवस्था देखने को मिलती है। अंग्रेजों के काल में भी यह व्यवस्था हुआ करती थी। 1857 के पहले एक अलग व्यवस्था थी और उसके बाद में व्यवस्था का स्वरूप ये बदलता चला जाने वाला है। तो उस पर बात नहीं करें, अपन सीधे सीधे यहाँ पर आ जाते हैं राज्यपाल महोदय के बारे में। जो जो प्रावधान दिए हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रमुख आर्टिकल हैं जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। क्या बोलता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के बारे में कहा गया है, यानी कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, अर्थात राज्यों के राज्यपाल इसको कहा जाता है, राज्यों के। जबकि 154 क्या बोलेगा? पहला दिमाग में आया आपके कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो बोले साहब क्यों होगा, कौन होगा? तो अगला आर्टिकल बोलेगा 154, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो 154 में क्या दिया होगा? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। बोले ठीक है, मान गए साहब, आप कह रहे हैं तो प्रमुख होगा। बोले साहब राज्यपाल की नियुक्ति, अगला प्रश्न क्या आएगा दिमाग में? राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 155 में आपको राज्यपाल महोदय की नियुक्ति के बारे में दिया होगा। किसके द्वारा की जाएगी? बाय द प्रेसिडेंट। यह पद क्या है? यह प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे अपने पद पर। कार्यकाल जरूर 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते। उसका मतलब ही ये होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उनको पद पर रखें 5 साल से कम वाले टाइम पीरियड में, चाहे तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब वो बोल देंगे हट जाओ पद से तो हटना पड़ेगा। तो ये चीज होती है। 1 दिन भी हो सकता, कुछ घंटे भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति महोदय के। तो 155 में क्या दी हुई है? आपको नियुक्ति दी हुई है, जो कि उससे रिलेवेंट पॉइंट है। बोले नियुक्ति हो गई, तो नियुक्ति हो जाने के पश्चात में अगला पॉइंट दिमाग में क्या आएगा 156 नंबर पर? बोले साहब कितने समय के लिए, यानी कार्यकाल। तो आर्टिकल 156 में क्या दिया होगा? कार्यकाल दिया होगा। 157, बोले राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? निर्भरताएं, योग्यताएं, अर्हताएं। तो बोले बनना है, सफल होना है, तो सफलता का डिजिट ही होता 7, अर्थात अर्हता, योग्यताएं कहाँ दी है? 157 में दी हैं।
मोटे तौर पर प्रमुख प्रमुख आर्टिकल अपन इनको याद रखेंगे, एक एक आर्टिकल आपको याद नहीं रखना है, फर्स्ट एट साइड पर देख जरूर लीजिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही अपन ब्लैंक होकर चले जाएं। द नेक्स्ट वन 158 कार्यालय की दशाएं, जनरली देख लो। 159 9 में दिया हुआ आपको शपथ, शपथ 159 में क्या है, शपथ है। राष्ट्रपति महोदय से एक कम राज्यपाल कहलाते हैं। यदि आपको याद हो कि राष्ट्रपति महोदय को कंपैरेटिवली आप इनके साथ में पढ़ेंगे तो उनके में 60 में शपथ दिया है, 7 से 60, 7 से शपथ, एक कम, क्योंकि बड़े तो कौन, राष्ट्रपति, उन्हीं के प्रसाद पर है। एक कम वाली बात ध्यान रखना, 159 शपथ या शपथ जो भी आप कह लेना चाहें। तो नेक्स्ट माना जाते हैं आर्टिकल 161 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, ठीक है जाने दीजिए, चाहो तो आप नजर मार सकते हो। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय के कार्य। 161 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्षमादान, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा, नथिंग। 163 मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग देना। 163 मंत्री परिषद का राज्यपाल महोदय को सहयोग देना। राष्ट्रपति को सहयोग देना इत्यादि वगैरह के लिए मंत्री परिषद होती है केंद्र में, वो कहां दिया, आर्टिकल 74 में। एक कम कर देना, एक कम यानी सीधा 101 कम या ज्यादा, ठीक। 163 तो 74 से, क्लियर है, ऐसी वाली बात करके थोड़ी सा ध्यान रख लेना वाली बात है। तो एक कम वाला डिजिट उनका 4 आता है, 74 का आखिरी का डिजिट 4 आता है, इनके में 3 आता है ऐसे करके, उनके में 60 वाला 0 आता है, इनके में एक कम यानी 9 आता है, ठीक। तो उसको अपन दहाई अंक से देखते हैं, वैसे अपन उसको बोल रहे हैं, तो एक कम करके। तो 163 में क्या दिया होगा आपको, मंत्री परिषद होगी सलाह देने के लिए। जनरली देख लीजिए नहीं आएगा, बहुत ज्यादा संभावना कि बिल्कुल नहीं आए, पर जिस तरह से सिलेबस आजकल किया गया है कि बोले नहीं साहब राज्य को लेकर हम स्पेशली पूछेंगे, तो टफ क्वेश्चन आने की संभावना, अभी तक नहीं आया, भविष्य के लिए हो सकता है कि बनाने लग जाए क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए, अभी तक तो नहीं आए हैं। द नेक्स्ट बना जाते हैं 164 राज्यपाल महोदय राज्य के जितने मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे, मुख्यमंत्री सहित। तो मंत्रियों की नियुक्ति। फिर बात आई एक कम, राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री सहित, वो दिया 75, आखिरी का डिजिट क्या आता, 5 आता है, 5 से एक कम, इसके डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो 164 में क्या दिया होगा, मंत्रियों की नियुक्ति सीएम महोदय सहित। द नेक्स्ट वन राज्य का महाधिवक्ता, 165 राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। केंद्र में भी होता है एक, उसको अपन अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, राज्य में भी होता है, उसको अपन एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, केंद्र वाले जो दिए हुए हैं वो आपको कहां दिए हैं, 76 में दिए हैं। इसमें एक जादुई डिजिट ध्यान रखना, 89 प्लस वाला, यानी प्लस 89 वाला, ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा, यानी वहां पर 76 में दिया है आपको, ठीक। सेंटर वाला यानी कि केंद्र वाले। अब आपको राज्य में पहुंचना है तो आप क्या उठाकर प्लस कर देना, 89। तो 76 में 89 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 165 आ जाएगा। यानी कि जब भी आपसे वहां का अगर एक डिजिट आपको याद है, उसके बाद आपको यहाँ वाले डिजिट को पकड़ के चलना है, तो सीधे आप उठा करके प्लस कर सकते हैं। ये टेक्निक 89% जगह पर लग जाएगी, 100% पर लगे चाहे ना लगे, तो ये पॉइंट थोड़ी से देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन, तो राज्य का महाधिवक्ता, और भी आगे पॉइंट उनके दिए हुए हैं, प्रमुख पॉइंट बस देखते हैं। आर्टिकल 200 यह भी राज्यपाल महोदय संबंधित है। सिक्वेंसली आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक हमको मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके अलावा संविधान में कहीं कोई आर्टिकल दिए नहीं, उनके बारे में बिखरे हुए हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति महोदय के बारे में भी है, तो बिखरे हुए हैं। तो शुरुआत से जो एक लाइन से दिया अपन ने पहले उनको देखा,
अब ये जो बिखरे हुए आर्टिकल उनको समेटने का प्रयास कर लें। आर्टिकल 200, किसी भी विधेयक पर राज्यपाल महोदय के द्वारा सहमति दिया जाना अथवा ना दिया जाना। तो विधेयक पर सहमति का देना अथवा ना देना, ये कहां दिया है? 200। ये सीधा सीधा देखो तो आपको लगता है कि हाँ ये तो 200 नंबर का आर्टिकल सहमति है। सच बात है कि इनके अंदर में बहुत गहराई है, अर्थात राज्यपाल महोदय का वीटो कहां दिया है पूछ दिया जाए तो ये बड़ा अपने आप में घुमावदार क्वेश्चन है। बोले वीटो राज्यपाल कर सकते हैं? हाँ जी, राष्ट्रपति महोदय के विचाराधीन किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं, वो यही दिया हुआ है आपको, दैट इज आर्टिकल 200। तो सीधा सीधा जब आप पढ़ते हो तो उतना आराम से बनेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा अच्छा वो पॉइंट है, लेकिन अपने आप उसमें कई घुमावदार बातें होती हैं। द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 201। आर्टिकल 201, राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना। तो 200 में क्या आया? बोले सहमति देना नहीं देना। बोले मान लीजिए नहीं देना तो कहां रखोगे आप उसको विचारार्थ? बोले साहब हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमको विचारार्थ रखना देश के प्रथम व्यक्ति के लिए, देश की राष्ट्र की संघ की कार्यपालिका जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए। तो आर्टिकल नंबर 201 में फर्स्ट पर्सन के लिए रिजर्व करना, यानी राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना वाला पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। द नेक्स्ट वन, राज्यपाल महोदय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। केंद्र में राष्ट्रपति महोदय के पास में सेम बात, वो केंद्र या संघ की कार्यपालिका विधान लॉज वगैरह के संदर्भ में जारी करते हैं, आप राज्य के संदर्भ में जारी कर सकते हैं। उनके बारे में दिया 1 2 3, इनके में +90 दिया है। क्लियर? तो 213 पर आ जाएंगे, राज्यपाल महोदय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इन पॉइंट को ध्यान रखना, अभी एक बार अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे। द नेक्स्ट वन 233, 217 पर आ जाइए, पहले 217 पर आ जाइए। चलिए पहले 217 में दिया है राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति महोदय से सलाह लेना। अभी तक इतने टफ ऐसे ऑड आर्टिकल नहीं आए हैं, पहले इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता था। अब लेकिन जब सिलेबस को ऐसा डिफाइन किया जाने लगा है कि साहब एमपी की विधान सभा बताइए, राज्यपाल महोदय बताइए, मध्य प्रदेश की या राज्य की जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है उसको बताइए, तो इसके कारण लग रहा है कि भविष्य में इसका जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि साहब पूछ देंगे आपसे, यहाँ पर कहेंगे साहब इनके आप केवल सिक्वेंस ही जमा दो। और जब भी ऐसा चेंज होता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना कि साहब अगर मोटे तौर पे ही मालूम अपन को कौन सी चीज कहाँ दी, पूरी नहीं मालूम, 4 में से 2 भी मालूम, तो आपको ऑप्शन कभी भी आसान वाले मिलते हैं, आसानी से आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन तब जब आपने थोड़ी बहुत एक आध बार यूं ही उड़ते उड़ते देख कर गए हो, नहीं तो होता यह है कि उड़ते उड़ते भी देख कर नहीं जाते, बोले आते ही नहीं, अपन पढ़ ही नहीं रहे, छोड़ दो, 2-3 आर्टिकल कहाँ दिया है, भाग इतने, हो गया खत्म, तो उसमें फिर धोखा हो जाता है। इसलिए आप थोड़ी सा प्रिपेयर रहना सीखो एग्जाम की अप्रोच को लेकर के। द नेक्स्ट वन, तो 217 में क्या दिया है? हाईकोर्ट के जजेस वगैरह की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह। ठीक। द नेक्स्ट वन 233, 233, राज्यपाल महोदय द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां दिया है? 233 में दिया हुआ है। 234, राज्यपाल महोदय द्वारा अन्य न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की नियुक्ति, किसको छोड़ करके? जिला न्यायाधीश को, वो तो ऊपर बता चुके हैं अपन। तो पहले जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तो उसके पश्चात में किसकी? बोले अन्य की नियुक्ति। तो न्यायालय में अन्य की नियुक्ति
एक के बाद एक दिए हुए हैं, तो सिक्वेंस बनता है ये। मोटे तौर पर राज्यपाल महोदय संबंधित ये आर्टिकल्स आपके कहलाते हैं। अब आप जानते हैं बहुत अच्छे ही राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल महोदय होते हैं। अर्थात राज्य की जितनी भी बॉडीज हैं उनमें सर्वोच्च कौन है, राज्यपाल महोदय हैं। उनके ही सिग्नेचर, उनकी ही मोहर, स्टाम्प वगैरह के माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, भले ही वह राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल एमपीपीएससी के बारे में भी यदि आप बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नियुक्ति उसके जो सदस्य इत्यादि वगैरह आप देखते हैं तो उनके माध्यम से। आप भी एमपीपीएससी के माध्यम से जब भी सेलेक्ट होंगे तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होने वाला है, जो आपकी नियुक्ति की पुष्टि कर रहा है, उसमें किसके सिग्नेचर होने वाले हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा। उसका मतलब यह है कि हाँ, स्वाभाविक है, सिलेबस को डिटेल में किया गया और पूछा जाना स्वाभाविक था। अब एक एक करके अपन इस पर नजर मार लेते हैं। तो राज्यपाल महोदय भाग कितने, 6 में, आर्टिकल 153 टू 167 रेगुलर वे में, उसके पश्चात में बिखरे हुए हैं। 153 सबसे पहले क्या आएगा, राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अगला दिमाग में क्वेश्चन क्या आने वाला है, बोले साहब क्या होगा वो, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा 154। उसके ठीक बाद वाला क्या होने वाला है, 155, अर्थात नियुक्ति किसके द्वारा होने वाली साहब जी, तो उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान के पद प्रसाद पर्यंत इत्यादि। अगला दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, नियुक्ति हो गई तो बोले कार्यकाल कितना हो, कितने समय के लिए नियुक्ति, 156 क्या होगा, कार्यकाल होने वाला है। 157 बोले ठीक है, नियुक्ति आप करेंगे, कार्यकाल भी आपने बता दिया, लेकिन योग्यता क्या मांगी, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी है, फॉर्म भर सकते कि नहीं भर सकते। तो सक्सेस के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म, सफलता के लिए, सफलता का कीवर्ड क्या होता है, 7। 7 का मतलब ही होता है क्या, अर्हताएं, योग्यताएं, तभी सफलताएं, तो ये दिया होगा। शपथ कहाँ दिया है, एक कम, 7 से 60 होता है राष्ट्रपति महोदय का शपथ, उससे एक कम 159 में शपथ दिया है। 160 में बोले आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय के द्वारा, ये भी अपने आप में एक घुमावदार आर्टिकल है 160 और महत्वपूर्ण भी है। आकस्मिक परिस्थिति का मतलब यही है कि साहब राष्ट्रपति शासन महोदय के द्वारा लगा दिया गया, तो साहब कौन देखेगा, तो बोले राज्यपाल महोदय देखेंगे, यानी कि विधानसभा को भंग कर दिया गया, तो बोले देखेंगे कौन, राष्ट्रपति महोदय। किसके माध्यम से देखेंगे, राज्यपाल के माध्यम से। ये कहाँ दिया है, ऐसे घुमा करके पूछ देगा, अपन कहेंगे साहब ये तो हमको पता ही नहीं। 160 अर्थात शून्य की स्थिति, ऐसे ध्यान रखना, शून्य। बोले विधानसभा को क्या घोषित कर दिया, बोले शून्य, सीएम वगैरह की शक्ति क्या घोषित कर दिया, शून्य, तो आखिरी का डिजिट क्या होगा, 0 होने वाला है। 160 में दिया हुआ है आपको कि राज्यपाल महोदय देखेंगे राष्ट्रपति शासन की सिचुएशंस में, जबकि राष्ट्रपति शासन लगाना राज्य में, विशेषकर वहां की विधानसभा इत्यादि को भंग करना, वो 356 में दिया है, 356 में दिया हुआ है। इन दोनों आर्टिकल को रिलेट करके पढ़ना कि 356 क्या बोलता है, राष्ट्रपति महोदय वहां की विधानसभा को सस्पेंड कर देंगे और राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ठीक, लगा देंगे तो वहां की कार्यपालिका या इत्यादि वगैरह प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, तो राज्यपाल देखेंगे। तो राज्यपाल ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में देखते हैं, ये वाली बात कहां दी है, इनको लिंक अप करके पढ़ना कितना ही टफेस्ट क्वेश्चन होगा, चाहे आईएएस का हो चाहे एमपीपीएससी का हो, आपको बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि कई मायने हैं इनके, घुमावदार आर्टिकल है, कई मायने हैं, इसलिए मैंने कहा था सीधा सीधा पढ़ने मात्र से नहीं बनता। 161 क्षमादान, एक कम होता है राष्ट्रपति से, उनके 72 में दिया क्षमादान, राज्यपाल महोदय के में कहा दिया है एक कम, 72 का आखिरी का डिजिट 2, 2 से एक कम, एक, क्षमादान कहा दिया इसमें। वहां पर दिया मंत्रियों की नियुक्ति 74 में, उनको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद इत्यादि वगैरह होगी, 74 में, 4 से एक कम 3, तो इनके में डिजिट क्या आएगा 163। वहां पर दिया मंत्रियों की नियुक्ति केंद्र वाले, 75 है वो, 5 से एक कम क्या होगा 4, तो यहाँ पर क्या आएगा मंत्रियों की नियुक्ति 4 आएगा आखिरी, 164 करके अपन देखेंगे। वहां पर दिया अटर्नी जनरल सेंटर के लिए, अटर्नी जनरल का मतलब ये होता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, जो उनके कोर्ट संबंधी मामले इत्यादि वगैरह देखेगा, साहब उनको रिप्रेजेंट करेगा, वो दिया 76 में। 76 से आपको सीधे जाना है राज्य वाले पर, राज्य वाले पर जाने के लिए क्या होता है 89 प्लस, 76 प्लस 89 उठा करके अपन यहाँ आ जाने वाले, तो एडवोकेट जनरल मिल जाएगा। ये बहुत ही जादुई डिजिट क्यों कहा मैंने, कोई भी चीज आपको वहां पर नहीं बन रही, आप उठाकर 89 प्लस करके देख लीजिएगा, शायद पहली बार में प्रथम दृष्टया में आपका तुक्का भी सही लग जाएगा। कई चीजों को ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिया आपने पढ़ा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, केंद्र में कौन से नंबर के आर्टिकल में दिया है, बोले सर 93 में दिया है। बोले राज्य में विधानसभा होती, बोले विधानसभा अध्यक्ष कहाँ दिया है, अब अपन रट्टा मारते रहे, या फिर क्या करना प्लस 89, पहुंच जाओ सीधे 93 में, आप उठा करके कितना प्लस कर दीजिए 89 प्लस कर दीजिए, तो यहां पर क्या दिया होगा आपको, कितना हुआ
182 उठाकर देख लो, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कहाँ दिया है। मामला समझ में आ रहा है? ऐसे कई जगह लगेगा, कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी अपन यहाँ पर हैं। द नेक्स्ट बना जाते हैं आर्टिकल 200, किसी विधेयक पर सहमति देना अथवा ना देना। तो बोले मान लो नहीं दिए तो बोले 201, बोले 1 नंबर पर्सन कौन है भारत का, राष्ट्रपति। तो 201 में क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय के लिए रिजर्व करना। यानी ये दोनों जो आर्टिकल हैं संबंधित हैं किससे, ये वीटो से संबंधित हैं। राज्यपाल महोदय के पास में वीटो नहीं होता, वीटो किसके पास में होता है, राष्ट्रपति महोदय के पास में होता है। विचारार्थ रख देना, अब वहां पर भी अगर उनने विचारार्थ रखा तो कब तक रखेंगे, कोई समय सीमा नहीं है। जेबी वीटो का मतलब ये होता है जो कि राष्ट्रपति महोदय के पास में, कोई समय नहीं है, जेब में डाल लिया हमने तो बताएंगे जब बताना होगा, नहीं बताना होगा नहीं बताएंगे, आप पूछ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि राज्यपाल महोदय के पास में खुद शक्ति नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास में उसको भेज करके उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये संबंधित इन चीजों से है, वीटो इत्यादि से। वहां पूछ लेता है, अपन घूम जाते हैं। नेक्स्ट 213 में क्या दिया है, अध्यादेश। राष्ट्रपति महोदय क्या दिया, 90 कम, 1 2 3 123 में 90 ज्यादा कर दो, 123 में से 213 पर आ जाएंगे। 217 में हाईकोर्ट के जजेस वगैरह के संदर्भ में, क्लियर। उसके बाद में जिला न्यायाधीश, तो 233 में जिला न्यायाधीश हो गए, तो उसके ठीक बाद में 234, बोले उनके अलावा बाकी जितने भी हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे। ये प्रमुख आर्टिकल हैं जो कि अपन ने देखे समझे जाने, बन पाएंगे। एक बार रिकॉल कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसके अलावा आपको एक आर्टिकल और भी बताना चाहेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैग जब राज्य के लेखाओं की परीक्षा करता है, राज्य यानी सेंटर की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रोविंस वाली बात हो रही है, ठीक। राज्य की जो विधानसभा है वो वाले राज्य की बात हो रही है। राज्य के लेखाओं की परीक्षा करेगा, अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगा, तो उसके बाद में उसकी रिपोर्ट वो किसको देंगे, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख को, अर्थात राज्यपाल महोदय को देंगे। ये वाली बात किस आर्टिकल में दी है, क्वेश्चन क्या होगा, यह बात कहां दी है। राज्यपाल महोदय को देंगे वो, और राज्यपाल महोदय उसे विधानसभा के पटल पर रखवाएंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि दुख देते हैं, चाहे आप आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, दुखदाई होते हैं। मेरा बताने का आशय है कि थोड़ी सा अच्छे स्तर पे पढ़ो, थोड़ी सा हायर लेवल पढ़ो, थोड़ी सा लीक से हटकर पढ़ो। ट्रेडिशनल वे में तो आप पढ़ते ही रहते हैं, अगर इस वे में पढ़ोगे तो आपके हाथ से क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा, कम से कम इतना तो बना लोगे कि हाँ सिलेक्शन आपका तय हो जाए। इसलिए मैं इस तरह से आपको बताता हूँ। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, राज्य के लेखाओं का ऑडिटिंग, उसकी रिपोर्ट्स राज्यपाल महोदय। आर्टिकल 151, इसके दो अंडर सेक्शन है, एक अंडर सेक्शन 1, अंडर सेक्शन 2। कैग महोदय जब सेंटर के बॉडीज के लेखाओं की परीक्षा करते हैं तो उसकी रिपोर्ट किसको देते हैं, वो प्रेसिडेंट महोदय को देते हैं, तथा प्रेसिडेंट महोदय उन रिपोर्ट को कहां पर, संसद के पटल पर रखवाते हैं, है ना। जबकि इसके ठीक अगली स्टेज क्या होती है, सेम यही बात कि राज्यपाल महोदय को वो देंगे रिपोर्ट। तो जब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे और वो रखवाएंगे तो वो कहां दिया, 151 अंडर सेक्शन 1 में दिया है। जबकि वही वाली बात आपसे कही जाए कि राज्यों के लेखाओं की परीक्षा की जाएगी और वो रखवाएंगे उन्हें, तो अगले स्टेज पर दी होगी, यानी कहां पर दिया होगा। तो उसका आंसर क्या है, 151 अंडर सेक्शन 2। इसको कहा जाता है स्टेट्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग एंड रिपोर्ट्स, प्रतिवेदन, कम परीक्षा तथा प्रतिवेदन करके दिया हुआ है। जब आप बेयर एक्ट भी पढ़ोगे, आर्टिकल्स भी पढ़ोगे, तब आपको ये सीधा सीधा दिया है, आपको उसके डिटेल को समझना पड़ता है, उसके सार को समझना पड़ता है कि एक्चुअली इसका मीनिंग ये निकल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, तो राज्यपाल महोदय संबंधित प्रमुख हमने आर्टिकल देख लिए। अब इन आर्टिकल्स को एक बार फटाफट अपन देख लेते हैं, एक रिकॉल आपके हाथ पे आ जाए, कमांड आपके पास में आ जाए। राज्यपाल महोदय की अर्हताएं किस आर्टिकल में दी हैं, 157। राज्यपाल महोदय की शपथ, राज्यों का एक राज्यपाल होगा, 153 में दिया है। वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा,
154 उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान। 155 156 क्या बोलता है? टेन्योर। 157 159 160 0 161 163 163 3 वाला आखिरी का डिजिट, वहां 4 वाला आखिरी का डिजिट। मंत्री की नियुक्ति की परिषद, सलाह देने मंत्री परिषद, सलाह देने मंत्री परिषद। 164 अब मंत्रियों की नियुक्ति साहब जी, किसी विधेयक पर सहमति देना अथवा ना देना। दो से देना अथवा ना देना, बोलो 2 जीरो देना, सिंगल जीरो ही मत देना, जीरो देने में कंजूसी मत करना। तो 200 होगा, जबकि एक नंबर के व्यक्ति के लिए, भारत के एक नंबर का जो पर्सन है उसके लिए रिजर्व कर देना 201। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति इत्यादि वगैरह की नियुक्ति संबंधी सलाह राष्ट्रपति महोदय को 217। 233 क्या बोलता है? जबकि 234 क्या बोलता है? 234 अन्य की नियुक्ति। क्या है कि राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट देंगे ऑडिटिंग की अंडर सेक्शन 2। इसका मतलब है कि अब अपन को कुछ आर्टिकल पकड़ में आना शुरू हो चुके हैं। भूल जाओगे ना, मैं कह रहा हूं उसके आधे भूल जाना तो भी काम चल जाएगा, पास हो जाओगे, और आधे के और आधे भूल जाओगे तो भी पास हो जाओगे, क्योंकि एक धुंधलेपन से भी वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में याद आया कि कुछ पढ़ा तो था हमने, और अचेतन मन में वो सबकॉन्शियस ब्रेन में जब आपके वो पढ़ा हुआ, क्योंकि आप उससे गुजरे हो, टोटल जीरो नहीं हो, ब्लैंक नहीं हो, तो वहां 4 ऑप्शन देखोगे ना तो आपका दिल ही बोलेगा, दिमाग ही बोलेगा, अंतरात्मा बोलेगी यार ये लगा दो, भले ही तुरंत वहां याद भी नहीं आ रहा होगा कि सब कहाँ दिया था, पर जब आप तुक्का भी लगा रहे होगे ना वहां पर, तो अवचेतन मन आपका गाइड कर रहा होगा कि बी नहीं सी लगाओ, और देखना वो सी भी सही निकलेगा। तो ये तरीका होता है कि हाँ गुजर तो जाओ उससे एक बार, अपन ने उसको समय दिया है, निश्चित रूप से वो आपको नंबर देगा, तो ये तरीका आपका होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, राज्यपाल महोदय संबंधित अन्य प्रावधान देखते हैं। भारत में राज्यपाल का पद, राज्यपाल महोदय का पद हमने कहां से लिया हुआ है साहब जी? कनाडा। कहां से लिया? भारत में कनाडा से लिया गया है। दुनिया के कई देशों में राज्यपाल गवर्नर का पद होता है, भारत ने ब्रिटेन से नहीं लिया, कहां से लिया? कनाडा से। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि जिस तरीके से कनाडा में राज्यपाल महोदय की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सेम इसी प्रोसेसिंग को भारत में अपनाया गया है। अर्थात आपने कहां की पद्धति को अपनाया है? कनाडा की संविधान सभा ने इस चीज को स्वीकारा साहब। नेक्स्ट वन, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं वाला पॉइंट आपने कहा हुआ है, पहला पॉइंट की एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्हताएं, निर्भरता संबंधी प्रावधान अलग से नहीं दिए हैं, पर वो इंक्लूड होते हैं उसमें साहब जी। नेक्स्ट वन, राज्यपाल महोदय केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। कहां पर? राज्यों में। प्रायः प्रयास होता है कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो केवल एक निरीक्षक की भूमिका, एक ऑब्जर्वर की भूमिका ही निभाएं, क्योंकि राज्य की जो विधानसभा है उसका जो नेता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार वो सीएम होते हैं, तो सीएम महोदय ही चलाएं। क्लियर? लेकिन एक सेकंड ऑप्शन यानी कि प्लान बी होना चाहिए कि मान लो कि वहां किसी राज्य की वैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, काम ना करे, तो उसके लिए प्लान बी होता है कि बोले साहब पूरी राज्य की जो विधायिका की शक्ति है किसके हाथ में आ जाए? सेंटर के। ऐसा हमने रखा, अर्थात आपके राज्य में या भारत के राज्यों में दो दो प्रमुख होते हैं। एक होता है राज्यपाल, प्रायः वो नॉर्मल सिचुएशन में अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि वगैरह को हैंडल नहीं करते, वहां का शासन नहीं देखते, डायरेक्टली वाला, नियुक्ति इत्यादि वगैरह संबंधी शक्तियां हैं डायरेक्टली वाला। लेकिन परिस्थिति बदल जाए, मान लो आकस्मिक परिस्थिति जिसको आप बोल रहे हैं, तब वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, और वहां पर शक्ति किसके हाथ में जाती है? राज्यपाल महोदय की।
अर्थात केंद्र राज्यपाल महोदय को निर्देश देकर वहां पर प्रशासन कराता, सीएम तथा उसकी मंत्री परिषद के पास में कोई शक्ति नहीं बचती है। तो हमने ये व्यवस्था अपनाई है। कई लोगों को बड़ी ऑड लगती है, पर सच बात तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है, और हर कोई अपनी गलतियों से ही सीखता है। मामले को जान ही लो, बात निकली है तो। मुद्दा क्या था कि संविधान सभा में और उसके पहले भी जिन्ना तथा उसके गुट के लोग वर्सेस नेहरू जी, कांग्रेस के अन्य नेता, वो वर्ग, इन दोनों में एक मुद्दे को लेकर बहुत जबरदस्त बहस थी। खासकर आप शुरुआत में देखते हैं कि जब संविधान सभा का गठन होता है तो मुस्लिम लीग उसमें शामिल होती है। आप इस बात को देखते हैं। बाद में फिर वो बोले साहब हम अलग हो जा रहे हैं, हमारा पाकिस्तान हमको दे दो, सारी बातें। और शामिल भी इसीलिए थी कि हाँ हमको अंदर से असहयोग करना है, जो अंग्रेजों के साथ में तुमने स्वराज पार्टी इत्यादि वगैरह अंदर से असहयोग, वही चीज हम तो परेशान करने वाले। एक चीज को लेकर बहुत जबरदस्त बहस होने वाली है कि संविधान कैसा हो, अर्थात मजबूत क्या हो, राज्य हो या केंद्र। ये एक बहुत बड़ा विषय था। ये एक बहुत बड़ा विषय था कि संविधान में शक्ति अधिक किसके पास होगी। आज आप जिसे बोलते हो अवशिष्ट शक्तियां, क्लियर, जिसे आप क्या बोलते हो, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स, राइट, वो किसमें निहित हों। जिन्ना महोदय चाहते थे किसमें निहित हों, राज्य में निहित हों। ठीक, बोले साहब हमारा इन राज्यों में सरकार है, कम से कम हमारा रहे, अर्थात राज्यों में निहित हो तो बेटा केंद्र कुछ नहीं कर सकता। जबकि नेहरू जी तथा एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था मजबूत केंद्र, मजबूत संघ, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हों। वर्तमान में किसमें निहित है भारत में, केंद्र में, यानी संघ में ही निहित है साहब। ठीक, ऐसा नहीं कि राज्यों की शक्तियां कम दिए हैं, पर वो कहते नहीं अवशिष्ट हम में ही हों। इसका और भी बहुत बुरा प्रकोप हमने देखा है 47 के दौर में, खासकर तब जब सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू होती है, मुस्लिम लीग एंड देयर पार्टीज, डायरेक्ट एक्शन डे। अब वो चाहे मुस्लिम लीग रही हो, उनकी पार्टियां, उनके सहयोगी पार्टी की बात कर लो, कृषक प्रजा पार्टी की बात कर लो, यूनियनिस्ट पार्टी की बात कर लो, केवल एक नहीं अन्य भी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी की सरकार रहती बंगाल में, एमएस सोहरावर्दी इत्यादि वगैरह। यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे आप कहां, पंजाब में। जिन्ना एंड मुस्लिम लीग वगैरह आप पढ़ते हैं कि सिंध में। ये अलग अलग राज्य हुआ करते थे, एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, और बाकी भारत के राज्य 11 राज्य इत्यादि के बारे में आप पढ़ते हैं। 8 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, 3 राज्यों में लीग प्लस उनके सहयोगी दलों को बहुमत मिलने वाला है। ठीक, अंग्रेजों का शासन चल रहा है, 1945-46 का दौर चल रहा है, 1945 के चुनाव के संदर्भ में विशेषकर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 1945 के चुनाव अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह चुनाव थे वो, सच बात तो ये है। इसके पहले वाला चुनाव मुस्लिम लीग हार गई थी, बहुत ही कम सीटें मिली थी। यही वजह कि अगले पॉइंट पर वो एग्रेसिव हो जाएगी। 1942 वाले जो चुनाव आप देखते हैं उसमें बहुत बुरे तरीके से उनकी स्थिति होने वाली। 37 वाला जो चुनाव था, बहुत ही खराब हालत होने वाली है। 37-38 वाले में मुस्लिम लीग अपनी पूरी सीटें वगैरह वो हार जाएगी। तो यही वजह कि उसने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, बोले साहब वोट बैंक हमको ज्यादा से ज्यादा समेटना है। तो वोटों के तुष्टीकरण इत्यादि वगैरह के संदर्भ में हम देखते हैं कि साहब मुस्लिम 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 मुस्लिम, ये सब चीजें उन्होंने अपनाई। निश्चित रूप से धर्म की राजनीति करी और वोट बैंक बढ़ गया, तो होता ही है, पहले भी और आज भी। तो ये चीज होने वाली, इनकी सरकारें बन गई, सीधी बात तो ये 1945 में। 47 का दौर अभी पास में आने वाला है। 1942 में जिन्ना तथा उनकी कंपनी पहले ही पास कर चुकी है डिवाइड एंड क्विट, 1942। ठीक, लाहौर अधिवेशन किसका, मुस्लिम लीग का। कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम लीग का। मार्च 1942, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग। सीधा प्रस्ताव पास होने वाला है, पाकिस्तान दे दो और छोड़ो, खत्म करो, अपन देंगे नहीं। बोले क्यों, क्या कहा। उस समय मजबूत नहीं थी पार्टी, 45 में जाके मजबूत हो जाएगी साहब, क्योंकि चुनाव जीत गए। इन राज्यों में इनकी सरकार आ गई, इनकी खुद की
प्लस इनके सहयोगी। यही वजह कि आपसे पूछते हैं कृषक प्रजा पार्टी बंगाल कौन से साहब, बोले फजलुल हक। यूनिस्ट पार्टी कौन से सर, बोले सर सिकंदर हयात खान। इनके नाम पूछता सीएम कौन थे, याद रखना इनके नाम। तो अब इनके हाथ में अंग्रेजों ने क्या करके रखा, बोले हाँ खूब लड़ने दो, जितना ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे उतना ही अच्छा अपने लिए, अपन एक ही बहाना बनाएंगे। बोले नहीं साहब, हम भारत बेचारे गरीब देश को, कमजोर देश को ऐसे छोड़कर कैसे चले जाए राम भरोसे साहब, इसलिए हमारी गुलामी इसको सहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग तो आपस ही में सहमत नहीं है साहब। तो और लंबे समय तक उनका शासन बना रहे, तो यही चाह रहे थे, वो तो जाना नहीं चाह रहे थे साहब। अब यहां से दंगे फसाद की स्थिति होने वाली है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाते, 1946। क्लियर। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार रहेगी वहां पर इस दिवस को हॉलिडे, अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। बोले जाओ बिल्कुल फ्री रहो और जाके क्या करो, प्रत्यक्ष कार्रवाई में सहयोग दो और बढ़ावा दो। दंगे फसाद इत्यादि रोकना किसका काम, बोले राज्य की पुलिस का। पुलिस किसके अधीन आती है, बोले राज्य सरकार के। राज्य में पार्टी किसकी है, किसकी सरकार है। बोले सर क्या करना, रोकना है, कैसे क्या करना है, बोले ऊपर से आदेश है। अब यदि यहां पर यही स्थिति होती कि साहब मजबूत केंद्र होता, तुरंत अपन वहां पर, ये दंगे चलेंगे, अभी महीनों चलने वाले हैं, वर्षों चलने वाले हैं। 16 अगस्त 1946 से जो दंगे शुरू होंगे 15 अगस्त 47 के बाद तक चलेंगे, नो वो खली तब तक चलेंगे। वर्षों दंगे चलेंगे, कह रहा हूं आपसे, वर्षों, आजादी विभाजन के बाद भी चलेंगे, ये कह रहा हूं। कैसे चल पाए, क्यों नहीं रोका गया लॉ एंड ऑर्डर, क्यों नहीं मेंटेन किया गया, कैसे हुआ ये, क्योंकि राज्य के हाथ में थी वहां की कार्यपालिका। यदि ऐसी व्यवस्था होती कि साहब राज्य की लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, इसको कहते हैं फेल होना, कानून विधान संविधान इत्यादि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, इलीगल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सीएम इत्यादि वगैरह, तो बोले साहब भंग की जाती है विधानसभा और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथ में आए, सेंटर के। यदि मजबूत संघ होता तब, वो था नहीं, अंग्रेजों के हाथ में था, उन्होंने कहा तुम और चुप रहो। बोले हम तो जा रहे हैं साहब, एटली घोषणा हो चुकी है, खाली कर देंगे, हमको क्या मतलब। पहले वो जा नहीं रहे थे और अब जाने में उनको भरपूर जल्दी है। पहले कहा था 2 साल में खाली कर देंगे भारत, फिर बोले नहीं साहब बहुत हालत खराब, हम तो एक ही साल में खाली कर भाग जाएंगे। बोले अपन तो निकले, यहां पर ये होगा। तो इसका मतलब क्या था, मजबूत संघ का इंपॉर्टेंस कुछ समझ में आ पाया। एक छोटी सी झलक है, लाखों लोगों ने कीमत चुकाई है इन दंगों की, 20 लाख लोगों का पलायन हुआ, 5-7 लाख लोग दंगों में मारे गए, एक एक दिन के दंगों में 5-5 हजार 10-10 हजार लोग मारे गए। कारण प्रशासनिक, शासनिक, कानूनी क्या नहीं था, मजबूत संघ नहीं था। इनको क्या चाहिए था, यही एक बहुत बड़ी वजह थी, ना हिंदू वजह थी ना मुसलमान वजह थी, वो तो एक बाहर का आवरण था। ये अपनी नेतागिरी चाह रहे थे, वास्तविक वजह तो यही थी साहब। हम इस बात को देने को तैयार ना हुए, उन्होंने कहा साहब तो फिर लाओ हमारा हिस्सा दे दो, और आप सीधे से नहीं दो तो हम लड़ कर लेंगे। यही शब्द थे किसके, जिन्ना के। यहां से शुरुआत होती है, आप देखेंगे इन चीजों की। पहला एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं अपनी गलतियों से सीखना, बात क्लियर। दूसरा एक्सपीरियंस, उसका नाम है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बोला अपना चुपचाप निपटते खेलते रहना बेटा। भारत का एक राज्य जम्मू और कश्मीर, उनको क्या चाहिए, बोले नहीं साहब हम विलय नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, हम ये करेंगे, बार्गेनिंग, मांडवली, सारी बातें। बोले चलो अच्छे काम करो, मिलजुल के अपन बात करें। बोले क्या चाहिए, बोले नहीं साहब हमारा संविधान अलग होगा, हमारा झंडा अलग होगा, हमारी विधानसभा अलग होगी, और उस पर आपका शासन डायरेक्टली नहीं होगा तब तक जब तक राज्य की विधानसभा पास ना कर दे कि आप शासन कर लो, यानी मजबूत संघ। यही फैसिलिटीज आपने दी थी धारा 370, जम्मू कश्मीर यही वो कहलाती है, अर्थात मजबूत राज्य का आपने उसको दर्जा दिया। कितना झेला है आपने, आप इस बात को नकार नहीं सकते। क्या दे दिया आपने उस एक राज्य को, भारत के सारे राज्य एक तरफ, जम्मू कश्मीर राज्य एक तरफ, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित कर दी आपने, राज्य के पास। कितना झेला है आपने उसको,
क्या क्या ना देखा। अपन ने तो केवल देखा और पढ़ा है, वीडियो क्लिपिंग्स देखी हैं। जिन लोगों ने कीमत चुकाई है, हे राम, क्या बोलें। बोलते ना बनेगा, क्या बोलें। ये क्यों हुआ? ये राज्य की व्यवस्थाओं का कारण। सोचिए आप कि एक नियम, कानून, डिसीजंस का इम्पैक्ट कहां तक जा रहा। दूसरा एक्सपीरियंस, अब हम जब इस चीज को देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो अंततः अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा में क्यों हमने अवशिष्ट शक्तियां किसमें नहीं रखी, हमने क्यों इसमें रखी। लोग गांधी के खिलाफ हो गए थे, याद रखना। गांधी जी ने एक ऑप्शन रखा था, दंगे रुक जाएं, जिन्ना जी चलो हम आपकी बात मानते, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते हैं। चलिए, लोग विरोध करेंगे कि बोले साहब इनको संविधान सभा में शामिल किया, इनको अंतरिम सरकार में शामिल किया, 5-5 मंत्रालय दिए, वित्त जैसा मंत्रालय इनको दिए कि बड़ी लियाकत से खर्च करना पैसा, वो तो उड़ाए पड़े हैं, और जहां खर्च करना वहां दे नहीं रहे हैं। थोड़ी सी लियाकत रखो। बोले लियाकत ही ना रखी, वित्त मंत्री का नाम लियाकत अली, अंतरिम सरकार। बोले परेशान कर दिया इन्होंने। बोले इस हाउस के हैं, उस हाउस के हैं, उससे सीख लिया आपने। वित्त संबंधी मामला केवल और केवल लोकसभा डील करेगी, राज्यसभा के पास में 14 दिन इत्यादि अनुमति है ही नहीं, खत्म। बोले आप उनको प्रधानमंत्री बनाने बोल रहे हो, देखना भी ऐसा संविधान बनेगा कि पूरी अवशिष्ट शक्तियां, बात एक लाइन की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हो, क्या से क्या ना हो जाएगा। आप तो ओल्ड जनरेशन को देख रहे हैं बहस करते, आप तो करंट की जनरेशन है ना, आपने तो इसको देखा। ये तो बहुत छोटा सा रूप है, उसका माइक्रो रूप है। जो 16 अगस्त 1946 से चालू हुआ, उसका बहुत छोटा सा रूप है। कोई रहा हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। मेरा अपना नहीं हो सकता, आपका अपना नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकता। सबसे पहले वही है। किसी की जाति धर्म संप्रदाय कुछ भी हो, पहले राष्ट्र है, उसका संविधान है, और वह ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले, ना कि कुछ को लेकर चले, कुछ का हित सोचे। तो इन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए अपन ने कैसा संघ रखा? मजबूत संघ। कल को लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए राज्य का, तो अपन क्या करेंगे? भंग वहां की विधानसभा। ये जो नेताजी वोट बैंक की राजनीति के लिए वोट मांग रहे हैं और सांप्रदायिकता इत्यादि वगैरह की राजनीति करे, भंग। तुमको भी उठा के जेल। और वहां की पुलिस से लेके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किसके हाथ में? सेंटर के। अब सेंटर डील करेगा उसको। ये व्यवस्था अब समझ में आई, अच्छी है कि खराब, जरूरी थी कि नहीं थी? तो हमने उठाकर इनका स्ट्रक्चर, कि कचरा है तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, ये अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हो? राज्य में। किसमें होनी चाहिए? केंद्र में। बोले नहीं नहीं हमारा सिस्टम अच्छा, आप समझ नहीं रहे हैं। बोले बेटा समझा रहे तुमको, रुको। तुमने अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी, यही मांग तुमने भारत से करी, फिर तुमको भी देना पड़ेगी। तुमने दी किसको? बंगाल को, जिसको अपन कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। तुमने दी ना बंगाल को राज्य में अवशेष शक्तियां। क्या हुआ 1971 पे जाके? क्या हुआ? 71 में बंगाल अलग हो गया पाकिस्तान से। जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था वो हो गया बांग्लादेश, एक लाइन के कारण। अवशेष शक्तियां किस में निहित हों? अगर संघ में निहित होती, मजाल है कि राज्य की विधायिका वहां के लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज कर पाती, पुलिस व्यवस्था इत्यादि का मिसयूज कर पाती। आखिरी में अंततः आपको सेना भेजनी पड़ी, तो भी कुछ नहीं हो पाया। भारत की बाद में भूमिका थी 71 में, पहली भूमिका आपके द्वारा बनाए गए गलत नियम की थी, और वो गलत नियम जिसे आप बार बार जस्टिफाई कर रहे थे, वो क्या था? अवशेष शक्तियां किसमें निहित हों। यही गलती अमेरिका कर चुका था किसी जमाने में। 1776 अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट, फिलाडेल्फिया घोषणा, 13 राज्यों ने घोषणा की कि अपन दोनों तीनों सब मिलकर लड़ेंगे ब्रिटेन से। एक संविधान बना जिसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 13 राज्यों ने वहां घोषणा की कि अपन ब्रिटेन से मिलकर लड़ेंगे। गलत साबित हो तो जेल जाते, मौत की सजा होती। लड़े मिलकर, जीत गए, स्वतंत्रता संग्राम, सारी बात है ठीक, देश बन गया। देश बन गया तो बोले कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू होगा 1789 में।
है कितना छोटा सा है, गिने चुने आर्टिकल हैं, वर्षों लग गए। माना 1783 में पेरिस की संधि से युद्ध खत्म हुआ, तो भी 6 साल लगे। हमने तो फिर भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिए हैं, बहुत कम टाइम लिए नोट्स बनाने में, अपन ने अच्छे बनाए हैं। और द नेक्स्ट वन 1789 में जाके, मुद्दा क्या है इतने गिने चुने आर्टिकल लिखने में? शक्तियां किसमें हो? नहीं हो सकती। रीजन ये कि 13 ने मिलकर लड़ा है। 13 में से हेड कौन होगा? बोले हम सब हैं। कैसा स्ट्रक्चर अपनाया? ना कि यूनियन का बल्कि फेडरेशन का आपने स्ट्रक्चर अपनाया। 13 के 13 राज्यों में बराबर शक्ति है, राज्यों में निहित है, आज तक झेल रहा है और पहले भी झेला। राज्यों में निहित है तो जाकर आप देखेंगे 1860 में जाकर यहां पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है। काले गोरे पूरा कर डाला अपन ने दास प्रथा। अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्ति आएंगे, वो कहेंगे नहीं साहब दास प्रथा अमानवीय, पूरी दुनिया में खत्म हो गई, अमेरिका से होनी चाहिए। भारत जैसे में 1843 में एलन बरो इत्यादि काल में खत्म हो गई साहब जी, यही पढ़ते ना। और उसके पहले बाकी जगह खत्म हो गई, आप क्या चल रही है? इतनी बात पर अमेरिका के उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य में डिस्प्यूट हो जाएगा। वो कहेंगे नहीं साहब हम लोग अलग रहना चाहते, हम अपना देश अलग बनाएंगे, नहीं चाहिए, जाओ हटो। बोले ये क्या मामला है? बोले कैसे कर सकते हो आप ये? बोले हमें संघ ही में नहीं रहना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही नहीं रहना, हमको अलग रहना है। देश का विभाजन एक लाइन में। शक्ति किसमें निहित थी? राज्यों में। हे भगवान, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो आप? एक सिंगल लाइन का मीनिंग, उसकी जड़ें कहां तक जाएंगी। और उनने घोषणा भी कर दी कि अलग, हम अलग है देश से, हमारा देश अलग। तब जाकर यहां पर युद्ध की शुरुआत होती है साहब जी। और उस युद्ध की कीमत बहुत लोगों ने चुकाई। अब्राहम लिंकन ने अपनी जान देकर भी चुकाई। और तब जाके 1865 में एक नया लॉ पास होता है कि बोले साहब अपन फेडरेशन ही सही। फेडरेशन का मतलब ये केंद्र और राज्य दोनों में निहित हैं, जिसको अपन संघ बोल रहे हैं, जब चाहे तब अलग हो जाओ। बोले फेडरेशन होने के बावजूद भी, शब्द फेडरेशन होने के बावजूद भी विशेषताएं अब यूनियन की रहेंगी, कोई भी अलग नहीं हो सकता। 1865 में जाकर ये होता है। अमेरिका ने कीमत चुकाई। सोचिए कितनी लाइन की। शक्तियां किसमें निहित हैं? आज भी चुका रहा है, 1865 तो छोड़िए, आज भी चुका रहा है 2022 में। उस लाइन की कीमत समझ लीजिए। वो लाइन ये है, एक छोटा सा केस बताते हैं। लाइन ये है कि राज्यों का अपना कानून होता है, केंद्र का अपना होता है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि दोनों में कंट्राडिक्शन हो तो किसका लागू होगा? यदि किसमें निहित है तो केंद्र का लागू होगा, यूनियन का लागू होगा। क्लियर है? लेकिन अगर नहीं है अवशिष्ट शक्तियां इनमें है तो किसका होगा अंततः? यही वह कीमत चुका रहा है 2022 में भी अमेरिका, अपने बच्चों की जान चुकाकर, अपने शिक्षकों की, अपने स्कूल के छोटे छोटे अबोध बच्चों की जान की कीमत चुकाकर वो भुगत रहा है। आर्म्स रखना नहीं रखना, बंदूक रखना नहीं रखना, आर्म्स एक्ट किसका विषय है? राज्यों का विषय है। केंद्र की सरकार कानून नहीं बना सकती, बनाएगी तो भी सुपरसीड कर दिया जाएगा बाय दी स्टेट। क्योंकि आपने मॉडल क्या अपनाया फेडरेशन का? किसमें निहित है? राज्यों में। भारत ने क्या अपनाया है? इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। हिंदी में भले ही संघ कह लो, उसको आप इंग्लिश में फेडरेशन कह लो, लेकिन है संविधान में आर्टिकल नंबर 1 कहां से शुरू होता है? यूनियन। दैट इज अमेरिका यूनियन नहीं। भारत शब्द में भी यूनियन, कार्य में भी यूनियन, का मतलब ही क्या है? क्लियर? अमेरिका नहीं है। आज भी कीमत चुकारा का मतलब यह है कि आर्म्स वगैरह रखना नहीं रखने को लेकर मत विभाजन है। कई राज्य कह रहे हैं कि नहीं साहब हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे। बच्चे बंदूक रख सकते हैं, 16 साल के AK-47 क्या पता नहीं कौन कौन सी M240 और न जाने क्या क्या मशीन गन लेके घूम रहे, रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहे, ऑटोमेटिक मशीन गन लेके घूम रहे हैं बच्चे। अनुमति है। राज्य केंद्र कानून नहीं बना पा रहा, रोते गाते हैं राष्ट्रपति महोदय वहां के, समझाते हैं, वो बार बार कहते हैं राज्य की सरकार है, बोले नहीं साहब इससे रेवेन्यू मिलता है हमको, इसलिए हम इसको बंद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि आबकारी राज्यों का विषय है। बोले साहब बंद कर दो टोटल शराबबंदी। बोले क्यों नहीं बंद कर रहे? अरे लॉकडाउन में देख लिया आपने, खुलवाई गई सबसे पहले रेवेन्यू, कोई पार्टी की रही हो, देखा आपने, कहीं की रही हो, प्रगतिशील अप्रगतिशील और न जाने क्या क्या, सबसे पहले, बाकी सब बाद में खुलेगा।
स्कूल कोचिंग संस्थान सब बाद में खोलेंगे, पहले क्या खोलेगी? बेचारे कहाँ जाएं? बेवड़ा कम्युनिटी ने देश की इकोनॉमी को संभाल लिया अपने हिलते झूमते हुए कंधों पर, ये भी हमने देखा। तो ये तो आर्म्स एम्यूनिशन का व्यवसाय, उससे भी ज्यादा। वो बोतल आएगी 100, 200, 500 रुपए की, ये बंदूक आएगी लाख रुपए की, लाखों का रेवेन्यू। कैसे छोड़ दें? आप छुड़वा नहीं सकते क्योंकि मजबूत संघ नहीं है, कीमत चुकाई। यही वजह है कि स्कूल में किसी बच्चे को टीचर ने डांटा, अगले दिन वो ग्रेनेड लेके पहुंच गया। स्कूल में किसी बच्चे का मजाक उड़ा दिया अन्य बच्चों ने, होता ही है। कभी हमारा किसी ने उड़ाया, कभी आपका भी किसी दौर में उड़ाया होगा। स्कूल के 4 बच्चे एक साथ हो गए, कभी इस गुट में हो, कभी हो गया। अगले दिन वो बंदा पहुंच गया AK-47 लेके, और उसने लाइन से बिल्कुल। सोचिए क्या वजह है? उस लाइन की वजह है कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं, ये मुद्दा था। हमने कहा साहब ये नहीं चाहिए हमको। और अंततः जब तुम मांग रहे हो पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, हम कहते हैं, अबुल कलाम आजाद कहते हैं, सरदार पटेल कहते हैं, नेहरू कहते हैं, हमें नहीं मालूम तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए पाकिस्तान, तुम्हें विभाजन चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें नहीं पता, लेकिन हमें चाहिए विभाजन। यही शब्द थे साहब जी। सोच कर देखिए, लौह पुरुष सरदार पटेल जी के सब इस बात को सहमत थे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। आज तुम्हारी इस महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए इसको स्वीकारा जाए तो न जाने कितनों को बलि चढ़ाना पड़ जाएगा। कुछ उदाहरण हमने पहले देखे 47 के पहले, और कितने सटीक थे वो लोग जिन्होंने भविष्य भी देखा कि तुम चुका रहे हो कीमत। इतनी सी लाइन मात्र नहीं है, देश को बर्बादियों की डगर पर ले जाने वाला रास्ता है वो। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होनी चाहिए साथी? क्लियर? इसलिए आपको बताया क्योंकि वो जो आर्टिकल है ना 200, 201 आकस्मिक, ये इंपॉर्टेंस है उसका। तुम दाएं बाएं हुए और उठा के तुम्हारी विधानसभा सस्पेंड। होता क्या है कि नेताजी अपनी वोट बैंक इत्यादि की राजनीति के लिए क्या क्या ना कर सकते हैं बेचारे। होता ही है, देखा अपन ने क्षेत्रवाद की राजनीति, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इस बात को पहले से जानते थे वो दिग्गज लोग संविधान सभा के, हमने पहले ही उस बात के लिए पॉइंट ऐड करके रखा। यदि दाएं बाएं हुए, वहां का शासन बिगड़ा, तो 356 के साथ में ये व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो अवधारणा वो क्या है? मजबूत संघ की है। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संघ सूची के विषय ये हैं, राज्य सूची के विषय है जिसमें तुम कानून बनाना। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसा होता है तो अवशिष्ट शक्तियां ध्यान रखना किसमें निहित हैं? ये आखिरी शब्दों में उसका मतलब ये था कि अंतिम बादशाह हम ही हैं। इस बात को गलती से ही मत भूलना। और ये क्या ये सही निर्णय था या गलत, ये आप ही सोच कर बताएं। वो एक सिंगल लाइन मात्र नहीं, उसके मायने बहुत गहरे हैं, बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। वापस राज्यपाल पे पहुंचो, कहाँ की कथा कहानी में घुस गए थे। राज्यपाल महोदय हमने कनाडा से अपनाया, क्लियर, क्योंकि वहां अपॉइंटेड बाय दी सेंटर, सेंटर का प्रतिनिधि होता है। इसी चीज के लिए होता है कि कल को अगर कोई राज्य इस टाइप की हरकत किया, कृषक प्रजा पार्टी टाइप की, यूनियनिस्ट पार्टी टाइप की, अपने वोट बैंक की राजनीति टाइप की, अमेरिका टाइप की, वहां के कुछ राज्यों टाइप की हरकत किया, तो तुरंत वहां पर ये चीज होगी और राज्य के मुख्यमंत्री तक को, वहां का जो भी हेड होगा उसको जेल भेजा जाएगा। जा चुका है। जम्मू कश्मीर में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी की छोड़ो, 1960 के दौर में अपन ने उठाकर अब्दुल्ला जी बोले चलो अंदर फिलहाल में, बोले नहीं बहुत प्रसिद्ध नेता, बड़े नेता है ये नेता, बोले राष्ट्र से बड़ा कोई नेता नहीं है, ना तुम हो ना हम हैं, राष्ट्र ही सबसे बड़ा है। सिंपल सी बात है, नेता तो आएंगे और जाएंगे। नेक्स्ट बना जाते हैं, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल महोदय को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्य के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, क्लियर, वही शपथ दिलाने वाले हैं। कब तक पद पर रहेंगे? अर्थात पर्यंत रहने वाले हैं। शक्तियां 4 प्रकार की होती हैं, कार्यकारी यानी जितने भी काम होंगे उनके नाम सिग्नेचर मोहर इत्यादि से होंगे। दूसरी होती है विधायी शक्तियां, कोई भी विधि कानून इत्यादि वगैरह बनना राज्य की विधानसभा पास करेगी, एक्ट वगैरह अंतिम रूप से तभी पास माना जाएगा जब किसके सिग्नेचर, नहीं तो वो चाहे तो अगर वो किसी कानून से सहमत नहीं है, उठाकर कहां पर, कौन सा नंबर का आर्टिकल 201, सहमति देना नहीं देना कौन सा नंबर का आर्टिकल, ये उसका महत्व था। इसलिए बिगिनिंग आपसे ऐसे करी। जैसे जैसे क्लास में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपने ऑब्जर्व किया वो क्लास का टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला जाता, अपन वैसे वैसे रंग में आते हुए, डूबते हुए, समझते हुए, उस रंग में रंगते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर है? द नेक्स्ट वन, अगली शक्ति होती है वित्तीय शक्तियां, जो भी मनी बल इत्यादि वगैरह हैं उस पर, धन इत्यादि संबंधी मामले में शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, क्षमादान, क्षमादान कहाँ दिया राज्यपाल का, राष्ट्रपति का कहाँ था 72 में, उससे 1 कम कर देना।
161 की 01 में। क्लियर है बात? इतनी जो चीजें हैं, सेम एज ही प्रेसिडेंट होने वाला है। संवैधानिक स्थिति को लेकर और इन बातों को लेकर कई बार विवाद भी होता है, केंद्र और राज्यों के संबंध भी बिगड़ जाते हैं कई बार। ये जो मुद्दा आपको बताया कि नहीं साहब, आकस्मिक स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर का सही तरीके से वर्क ना करना, ये कौन बताता सही तरीके से राज्य की कानून व्यवस्था काम कर रही कि नहीं? यह रिपोर्ट राज्यपाल महोदय ही देते हैं, किसको? राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। और उनने यदि दे दी, इतना ही पर्याप्त है। इतनी बात पर किसी भी राज्य के आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता, भले ही वो रिपोर्ट सही हो अथवा गलत हो। ऐसा भी हो चुका है साहब, और इस चीज को लेकर बड़ा डिस्प्यूट होता है, और ये विषय हो जाता है केंद्र और राज्य के संबंधों का। आपस में दोनों लड़ने की सिचुएशंस में आ जाते हैं साहब, ये वह विषय हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि केंद्र की किसी अन्य पार्टी की सरकार है, राज्य की किसी अन्य पार्टी की सरकार है, तो इंटरफेरेंस इत्यादि वगैरह भंग कर देना। यहां तक मामले होगा कि राज्य की विधानसभा न्यायपालिका की शरण में पहुंच गई, न्यायपालिका की शरण में पहुंच गई, और वहां पर जाकर उन्होंने आवेदन दिया, निवेदन हुआ, और कोर्ट केस तक चला, और अंततः उसमें यह निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया था वह गलत था, उसको हटाया न्यायपालिका ने, और पुनः विधानसभा की बहाली करी। तो सोचो संबंध कितने क्या बिगड़ चुके हैं। अभी भी आप इसी चीज को यूटी में भी देख पाते हैं। दिल्ली विधानसभा, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति इत्यादि, कितना विवाद है। केंद्र राज्य संबंध वाले टॉपिक पर आप घुस चुके हैं। इन विवादों को सुलझाना बहुत जरूरी रहा है, पहले भी और आज भी। नहीं तो फिर ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे अपन। यही वजह है कि केंद्र राज्य संबंधों को लेकर कई बार हम आयोगों के नाम सुनते हैं, उनमें दो आयोग बहुत ही फेमस कहलाते हैं केंद्र राज्य संबंध को लेकर, जिन पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसकी वजह यही है, पहला सरकारी आयोग। यही क्वेश्चन होता है कि केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के कौन सा आयोग बना है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। जबकि दूसरा पूछते हैं एमएम मदन मोहन पंछी आयोग, 2007 वाला। क्लियर? चलिए 1 मिनट वेट करिए सभी। तो दोनों आयोग ध्यान रखना पूछते हैं, इनकी रिकमेंडेशन देखना। उनकी कई रिकमेंडेशनों में से एक कहलाता है राज्यपाल पद। यही वजह है कि कई चीजें सामने आती हैं, उनमें से एक बात कही जाती है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते टाइम वहां के सीएम से भी एक बार समझ लेना चाहिए अपन को, उनसे भी सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, ताकि संबंध अच्छे भले बने रहे साहब जी। तो बड़ा डिस्प्यूट होता है इन चीजों को लेकर के। तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है, केंद्र के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी राज्यपाल महोदय, जो कि कहीं ना कहीं बाध्य कर देता है कहाँ, राज्य की विधानसभाओं को। कई लोग कहते हैं कि ये प्रावधान सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि राज्य ने खुद चुना है अपना प्रतिनिधि। तो बोले साहब क्यों किसी तीसरे बंदे को आप यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि जनता का प्रतिनिधि है ही नहीं, उसको जनता ने चुना नहीं है, उसको तो सेंटर ने भेजा है। बोले ये तो गलत व्यवस्था है, लोकतंत्र का ही उल्लंघन हो गया अपने आप में। शक्ति उसके पास में होनी चाहिए जो कि जनता का प्रतिनिधि है। तो कुछ लोग ऐसा पक्ष देंगे साहब, इस पक्ष में खड़े हैं, और कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब वो प्लान बी है, अच्छे से अच्छा सोचो, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो, उसकी व्यवस्था भी करके रखी गई। और ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन। अच्छे से अच्छा सोचिए, होपफुल रहिए, आशावादी रहिए, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहिए। जब हमने संविधान, या हमारे उन विद्वानों ने, राष्ट्रीय नेताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो उन्होंने इस बात को विशेष ध्यान रखा, ना केवल उनके कथनों को बल्कि उनके अनुभवों को, कि साहब हम अच्छे से अच्छा सोच रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हम तैयार हैं, प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, और उसके लिए हमने प्रोविजन किए। मामला क्रिस्टल क्लियर है। ये था राज्यपाल महोदय। इससे संबंधित बाकी चीजों को करंट अफेयर के साथ में अपडेट करिए। कोई मामला, इशू इत्यादि वगैरह आता है, उससे अपडेट करिए। करंट की अच्छी मैगजीन, उसमें आए हुए आर्टिकल, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आए हुए आर्टिकल के साथ में ऐड करके इसको पढ़ने और समझने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से बनेगा। आप हर सेक्शंस को बना पाएंगे, चाहे आपको 4 ऑप्शंस में से लगाना हो, चाहे निबंध ही लिखना पड़ जाए था, आपको बनेगा। कुछ अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। क्लियर है? बन जाएगा अपन को। बाकी और इसमें कुछ भी ऐसा
नहीं है साहब। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।